हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप सभी को वीडियो को लास्ट में आंसर करना होता है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि हम लेसन 4 बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, सरल मशीनें। ठीक है, और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेसन 4, लेसन 5 और लेसन 6 से रिलेटेड 3 लेसन का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका प्रश्न है कि वे उत्तोलक जिनमें आलंब बीच में व एक और आयास तथा दूसरी ओर भार होता है कहलाता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, वे उत्तोलक जिसमें हमने देखा था कि आलम्ब बीच में होता है और आयास उसके साइड और भार उसके साइड। तो फ्रेंड्स आलम्ब जो बीच में होता है वो क्या होता है, वहाँ पे आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर क दिया है जो कि गलत है। यहाँ पे प्रथम प्रकार का उत्तोलक होगा, ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए वे उत्तोलक जिनमें भार बीच में और एक और आलंब और दूसरी ओर आयास होते हैं कहलाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, वे उत्तोलक जिनमें भार बीच में और एक और आलंब और दूसरी ओर आयास होते हैं कहलाते हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था कि जब आलंब बीच में होता है तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, भार बीच में रहता है तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और आयास बीच में रहता है तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। तो वे उत्तोलक जिनमें भार बीच में और एक और आलंब और दूसरी ओर आयास रहता है उसे हम द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरा जो आपका प्रश्न है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 5, 4, 3, 2। तो फ्रेंड देखिए, उत्तोलक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक जिसमें आयास बीच में रहता है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक जिसमें भार बीच में होता है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक जिसमें एफर्ट यानी आयास बीच में रहता है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी बहुत ही अच्छे से देखा था। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ सरल मशीनें आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से तीसरा प्रकार का उत्तोलक है। तो निम्न में से तीसरा प्रकार का उत्तोलक है दंड तुला, शरवता, झूला, चिमटा। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी को पता है जो झूला होता है वो प्रथम प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे जो चिमटा होता है, क्योंकि जब हम चिमटा को हमने बताया भी था, ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपका चिमटा होता है, तो यहाँ हम पकड़ते हैं तो यहाँ पे इसका आलम्ब होता है, यहाँ पे हमारा काम होता है, बट यहाँ पे हमारा क्या लगता है, हम बल लगाते हैं। तो जब भार या आप कह सकते हो जब एफर्ट यानी जो आयास हम बीच में लगाते हैं तो वो क्या होता है, तीसरे प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा चिमटा। ठीक है, यहाँ पे घ इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए 5वां आपका प्रश्न है कि निम्न में से द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है दंड तुला, शरवता, झूला, चिमटा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका झूला हो गया, चिमटा हो गया, ये सभी क्या है, प्रथम और द्वितीय है। लेकिन जो सरवता है इसमें हमने क्या देखा था कि जो भार होता है, कचड़ा ढोने वाला जो होता है, ठीक है, बहुत प्रकार जो हम अखरोट जिससे तोड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने नींबू का जो हम रस निकालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। तो भार को हम बीच में रखते हैं तो वो आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। तो यहाँ पे सरवता इज द राइट आंसर। ठीक है, 6 आपका प्रश्न है कि निम्न में से प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तो निम्न में से प्रथम प्रकार का उत्तोलक देखिए आपका झूला भी हो जाता है और दंड तुला भी हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क ज़्यादा सूटेबल है, तो यहाँ पे हम क यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां जो आपका प्रश्न है कि नत समतल के उदाहरण है। नत समतल के उदाहरण है पहाड़ी की घुमावदार सड़क, मकानों की छड़ी, क व ख दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पहाड़ों की घुमावदार सड़क समतल और उसके बाद मकानों की सीढ़ी।
ठीक है, यानी नक्त समतल। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि सरल मशीनें हैं, घेरने, उत्तोलक, पेज, उपयुक्त छवि। तो फ्रेंड देखिए सरल मशीनें हैं, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घेरनी भी होता है, उत्तोलक भी हो जाता है, पेज भी होता है। ठीक है, तो ये उपयुक्त छवि। उसके बाद देख सकते हो घेरने की विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन ए यांत्रिक लाभ का मान 1 से कम होता है, आलम स्थिर रहता है, इसकी सहायता से बल की दिशा बदलती है। उपयुक्त छवि इज द राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 10वां आपका प्रश्न है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अमीटर, वोल्ट मीटर, डायोप्टर, बैरोमीटर। तो फ्रेंड्स चालक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए 11वां आपका प्रश्न है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची, उसके बाद ब्रेड काटने का चाकू। तो चाकू क्या होते हैं, हम चाकू अगर हम पकड़ते हैं तो बीच से ही हम क्या लगाते हैं, जोड़ लगाते हैं। कैंची जो हो गया वो प्रथम प्रकार का होता है। ठीक है, पंजेदार हथौड़ी जो होता है वो भी क्या होता है आपका प्रथम प्रकार का ही होता है। बट यहाँ अगर हम देखें द्वितीय प्रकार का जो होता है वो होता है बोतल खोलने का यंत्र, यानी हम बीच में पकड़ के ही, और उसमें आप देख सकते हो बाहर जो होता है वो अंदर होता है ना, और हम साइड से उसका जो होता है ऊपर उसका क्या होता है आपका आलम होता है, यानी हम इधर उधर घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भार होता है वो बीच में होता है, यानी बोतल खोलने वाला यंत्र भी आप कह सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ इज द राइट आंसर। तो ये पूरा लेसन 4 का बहुविकल्पीय प्रश्न था, जिसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। उसके बाद देखो लेसन 5 जो है वो है जीवों की संरचना। आइए इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आई थिंक हमने पहले भी ये क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस किया था। जंतु कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, तारक काय, ठीक है, कवक। तो फ्रेंड देखिए जंतु कोशिका में पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए तारक काय। सेकंड क्वेश्चन है कि रिक्तिका एक झिल्ली से घिरी होती है, ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रीय झिल्ली, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स रिक्तिका एक झिल्ली से घिरी होती है, टोनोप्लास्ट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है अपारगम्य, अर्धपारगम्य, पारगम्य, सहपारगम्य। तो कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है ऑप्शन नंबर ख अर्धपारगम्य। फोर्थ आपका क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति में पाई जाती है वनस्पति कोशिका, जंतु कोशिका, क व ख दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति में पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए वनस्पति कोशिका में। पांचवा आपका प्रश्न है कि वह भाग जो केंद्रक से संबंध नहीं रखता है क्रोमोसोम, केंद्रिका, रिक्तिकाएं, केंद्रकला। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ग इससे राइट आंसर हो जाएगा कि वह भाग जो केंद्रक से संबंध नहीं रखता है, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे रिक्तिकाएं करेक्ट हो जाएगा। सिक्स आपका प्रश्न है कि केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने, मूलर ने, सिंगर ने, ऑल्टमैन ने। तो फ्रेंड्स केंद्रक की खोज जो की है वो की है रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेवंथ आपका प्रश्न है कि कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी बनती है राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, गोल्गी काय में। तो फ्रेंड्स कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। 8 आपका प्रश्न बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। आई थिंक कल इसका टर्म है साइंस का, तो बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए 8वां जो आपका प्रश्न है कि राइबोसोम का कार्य है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन। तो फ्रेंड्स राइबोसोम का जो कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9 आपका प्रश्न है कि सबसे छोटा आरएनए अणु होता है आरएनए में, टीआरएनए में, एमआरएनए में, एनआरएनए में। तो फ्रेंड्स सबसे छोटा आरएनए अणु होता है टीआरएनए में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 प्रश्न की कोशिका की खोज किसने की, जेसी बोस ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, हक्सले ने। तो फ्रेंड्स कोशिका की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि नई पादप कोशिकाओं में भित्ति बनी होती है ग्लाइकोजन की, प्रोटीन की, मंड की, सेलुलोज की। तो फ्रेंड नई पादप में कोशिका भित्ति बनी होती है ऑप्शन नंबर घ सेलुलोज की। ठीक है। 12th प्रश्न है कि प्लास्टिक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, उपयुक्त छवि। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक होते हैं ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त छवि। यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट भी हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट भी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी हो जाएगा। तो उपयुक्त छवि इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि टोनोप्लास्ट एक कला है, यह घेरती है रिक्तिका को, कोशिका द्रत्व को, केंद्र को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो टोनोप्लास्ट एक कला है, यह घेरती है ऑप्शन नंबर क यानी रिक्तिका को। 14 आपका प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है, मेंडल व मार्गन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, स्लाइडेन व स्वान ने, वाटसन व क्रिक ने। तो फ्रेंड कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है, ऑप्शन नंबर सी स्लाइडेन व स्वान ने। 15 आपका क्वेश्चन है कि आनुवांशिक सूचना का वाहक है टीआरएनए, एमआरएनए,
इसके बाद देखिए ये थोड़ा RNA है और DNA। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आनुवंशिक सूचना का वाहक है DNA। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रजनन का लगभग गुण पाए जाते हैं यहाँ पे 6, 5, 3, 4। तो फ्रेंड्स प्रजनन में लगभग गुण पाए जाते हैं 5। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि ब्रिक का आकार होता है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ब्रिक का आकार होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तीसरा आपका प्रश्न श्वसन अंग है फुफ्फुस, ग्रसनी, नासिका, उपयुक्त छवि। तो फ्रेंड्स श्वसन अंग है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा उपयुक्त छवि। फोर्थ आपका प्रश्न है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया चलती रहती है 20 से 30 वर्षों तक, 30 से 40 वर्षों तक, 40 से 50 वर्षों तक, 50 से 60 वर्षों तक। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया चलती रहती है ऑप्शन नंबर ग 40 से 50 वर्षों तक। पांचवा आपका प्रश्न है कि विषम पोषी को कहते हैं परिश्रम भोजिता, परिजीवता, मित्रजीवता, उपयुक्त छवि। तो फ्रेंड्स विषम पोषी को कहते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त छवि, यानी इसको हम परिणम भोजिता भी कहते हैं, परजीवता भी कहते हैं, मित्रजीवता भी कहते हैं। उपयुक्त छवि इज द राइट आंसर। 6 प्रश्न है कि पोषण के प्रकार है परपोषण, स्वपोषण, क और ख दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पोषण के प्रकार है यहाँ पे परपोषण भी हो जाएगा और स्वपोषण भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7 आपका प्रश्न है कि पोषण में निम्न क्रिया सम्मिलित होती है अंतःग्रहण की, पाचन की और शोषण की, उपयुक्त छवि। तो फ्रेंड्स पोषण में निम्न क्रिया सम्मिलित होती है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंतःग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है और शोषण भी होता है। तो इसलिए ये हमारा तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सूटेबल है। ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त छवि इज द राइट आंसर। पोषण में निम्न क्रिया होती है। 8वां आपका प्रश्न है कि पोषण की आवश्यकता होती है जीव द्रव्य निर्माण के लिए, आनुवंशिकता के लिए, ऊर्जा के लिए, ये सभी। तो फ्रेंड्स पोषण की आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, जीव द्रव्य निर्माण के लिए, आनुवंशिकता के लिए, ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पर ये सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9वां आपका प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक है परपोषी पौधे, स्वपोषी पौधे, क एवं ख दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक है, यहाँ पे दोनों ही हो जाएगा, परपोषी भी हो जाएगा और स्वपोषी भी हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी क एवं ख दोनों ही इज द राइट है। यहाँ पे देखिए अगला जो 10th लास्ट क्वेश्चन है कि त्वचीय श्वसन पाया जाता है गिलहरी में, केंचुए में, मछलियों में, मानव में। तो फ्रेंड देखिए त्वचीय श्वसन पाया जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा केंचुए में। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न, त्वचीय श्वसन पाया जाता है वो पाया जाता है केंचुए में। चलिए फ्रेंड मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका आंसर अब आप सभी को करना है, ठीक है। और फ्रेंड जो आप सभी को टाइमिंग दी जाएगी वो 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है। और आप इससे ये पता लगा सकते हो कि क्योंकि अगर हम इस मेथड से याद करते हैं, पहले तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद अगर हम बाद में डिस्कस करते हैं तो इससे थोड़ा हम लोग प्रयास करते हैं, यानी आंसर बताने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, जिससे बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि वे उत्तोलक जिनमें आलम्ब बीच में व एक और आयास तथा दूसरी ओर बाहर होता है कहलाते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, वे उत्तोलक जिनमें आलम्ब बीच में व एक और आयास तथा दूसरी ओर भार होता है, क्योंकि अगर आलम्ब बीच में रहेगा तो वो हमारा क्या होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही यहाँ पे प्रथम प्रकार का उत्तोलक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि वे उत्तोलक जिनमें भार बीच में और एक और आलम्ब और दूसरी ओर आयास होता है कहलाते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी यहाँ पे देखिए क्या होगा कि वे उत्तोलक जिनमें भार बीच में हो और एक और आलम्ब और दूसरे ओर आयास होता है तो हम उसे कहते हैं द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 5, 4, 3, 2। तो फ्रेंड्स उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 3 प्रकार के, ठीक है। और उत्तोलक के 3 पॉइंट भी होते हैं जिसमें आपका आयास, ठीक है,
आलम्ब और भार आ जाता है, या आप भार को ऑब्लिक कार्य भी कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर इस तरीके से भी पूछे कि उत्तोलक के कितने पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे 3 बिंदु उसके होते हैं, आयास, आलम्ब और भार। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर हो जाएगा सी यानी 3। फोर्थ आपका प्रश्न है कि निम्न में से तीसरे प्रकार का उत्तोलक है दंड तुला, सरौता, झूला, चिमटा। तो फ्रेंड्स आपका चिमटा हो गया, बैट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है, बहुत प्रकार के, जैसे कि हम बीच में जैसे बल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तीसरे प्रकार का उत्तोलक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, चिमटा। ठीक है। फिफ्थ आपका प्रश्न है कि निम्न में से द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है दंड तुला, शरौता, झूला, चिमटा। तो बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, शरौता। ठीक है। सिक्स आपका प्रश्न है कि निम्न में से प्रथम प्रकार का उत्तोलक है दंड तुला, शरौता, झूला, चिमटा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये बताया था, क्योंकि अगर हम झूला की बात करें, ठीक है, जो झूला होता है, अगर हम उस वाले झूले की बात करें तो जो ये मान लीजिए ये वाला आपका झूला होता है, ठीक है, ये वाला आपका झूला होता है और इधर से मतलब बच्चे बैठते हैं, ठीक, इधर मान लीजिए ये बैठने वाला है। तो इसमें नो कन्फ्यूजन, मैं चित्र के माध्यम से आप सभी को समझा दूं। जैसे कि ये आपका है, तो जो आपका घूमता है यहाँ पे स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, यहाँ पे हमारा आलम्ब होता है, ठीक, तो जो आलम्ब बीच में होता है, तो झूला भी क्या है आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक है ना। और जो हमारा काम होता है वो इधर होता है, क्योंकि इस पे बैठे हैं, ठीक, और भार आप भार देख ही सकते हो कहाँ पे है, तो इसलिए हमारा जो आलम्ब है वो बीच में है, तो इसलिए प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। तो ये भी होगा और दंड तुला भी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ पे तो हम इसको स्किप ही करते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए सातवां जो आपका प्रश्न है कि नम समतल के उदाहरण है पहाड़ों की घुमावदार सड़क, मकानों की सीढ़ी, ठीक है, क व ख दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घुमावदार सड़क, मकानों की सीढ़ी, यहाँ पे दोनों ही राइट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं ही आंसर बता दे रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं, आप आंसर कीजिएगा। आठवां आपका प्रश्न है सरल मशीनें है घिरनी, उत्तोलक, पेंच, उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी, सरल मशीनें हैं, यहाँ पे घिरनी भी हो जाएगा, उत्तोलक भी हो जाएगा, पेच भी हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। नौवां आपका प्रश्न है कि घिरनी की विशेषता है यांत्रिक लाभ का मान 1 से कम होता है, आलम्ब स्थिर रहता है, इसकी सहायता से बल की दिशा बदलती रहती है, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही, घिरनी की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक लाभ का मान 1 से कम होता है, आलम्ब स्थिर रहता है, इसकी सहायता से बल की दिशा में बदलती है, ठीक है, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 10th आपका प्रश्न है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अमीटर का, वोल्ट मीटर का, डायोप्टर का, बैरोमीटर का। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने का यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची, ब्रेड काटने का चाकू। तो आप जब चाकू भी काटते हो तो कहाँ पे बीच में ही बल लगाते हो। पंजेदार हथौड़ी जो है, कैंची, ये प्रथम प्रकार का, लेकिन जो बोतल खोलने का यंत्र होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, क्योंकि द्वितीय प्रकार में जो भार होता है वो बीच में होता है, आलम्ब और आयास उसके साइड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न है कि जंतु कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, तारकाय, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। आप 3 ऑप्शन है बताइए। यहाँ पे केंद्रक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, तारक काय। उसके बाद देखिए रिक्तिका एक झिल्ली से घिरी होती है, केशिका झिल्ली से, केंद्रिक झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली से, टोनोप्लास्ट से। तो क्या होगा।
तो फ्रेंड देखिए रिक्तिका एक झिल्ली से घिरी होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा टोनोप्लास्ट। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न की कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है अपारगम्य, अर्धपारगम्य, पारगम्य, सहपारगम्य। तो फ्रेंड्स कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ब यानी अर्धपारगम्य। फोर्थ आपका प्रश्न है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है वनस्पति कोशिका में, जंतु कोशिका में, क व ख दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोशिका की भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वनस्पति कोशिका में और जंतु कोशिका में। फिफ्थ प्रश्न की वह भाग जो केंद्रक से संबंध नहीं रखता है क्रोमोसोम, केंद्रिका, रिक्तिकाएं, केंद्रक कला। तो फ्रेंड्स वह भाग जो केंद्रक से संबंध नहीं रखता है वो है रिक्तिकाएं। नवा प्रश्न है कि केंद्र की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने, मुलर ने, शिंगर ने, ऑल्टमैन ने। तो केंद्र की खोज किसने की है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। सातवां प्रश्न है कि कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी बनती है राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, गाल्जिकाएं में। बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम का कार्य है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। राइबोसोम का कार्य है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। नवा प्रश्न है कि सबसे छोटा आरएनए अणु होता है आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एनआरएनए। तो सबसे छोटा आरएनए अणु होता है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड टीआरएनए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि कोशिका की खोज की है जेसी बोस ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, हक्सले ने। तो फ्रेंड्स कोशिका की खोज किसने की है बताइए? बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 11th आपका प्रश्न है कि नई पादप कोशिका भित्ति बनी होती है ग्लाइकोजन की, प्रोटीन की, मंड की, सेलुलोज की। तो नई पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, बिल्कुल सही, नई पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। अगला आपका प्रश्न है कि प्लास्टिक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी प्लास्टिक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। 13 प्रश्न है कि टोनोप्लास्ट एक कला है या घेरती है रिक्तिका को, कोशिका द्रत्व को, केंद्र को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो क्या होगा? तो फ्रेंड टोनोप्लास्ट एक कला है, घेरती है रिक्तिका को। 14 प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया मेंडल व मॉर्गन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, स्लाइजिन व श्वान ने, वाटसन व क्रिक ने। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो फ्रेंड कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए 15 प्रश्न है कि आनुवंशिक सूचना का वाहक है टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, डीएनए। तो बिल्कुल से यहाँ पे हो जाएगा डी यानी डीएनए। उसके बाद देखिए प्रजनन में लगभग गुण पाए जाते हैं 6, 5, 4, 3। तो फ्रेंड प्रजनन में लगभग गुण पाए जाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5th। सेकेंड आपका प्रश्न है कि ब्रिक का आकार होता है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड ब्रिक का आकार होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि श्वसन अंग है फुफ्फुस, गर्सनी, नासिका, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी श्वसन अंग है फुफ्फुस, ग्रसनी, नासिका, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। चौथा आपका प्रश्न है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया चलती रहती है 20 से 30 वर्षों तक, 30 से 40 वर्षों तक, 40 से 50 वर्षों तक, 50 से 60 वर्षों तक। बिल्कुल सही, अंडोत्सर्ग की क्रिया चलती रहती है 40 से 50 वर्षों तक। पांचवा आपका प्रश्न है कि विषमपोषी को कहते हैं प्रेडम्पशन, भोजिता, परजीविता, मृतजीविता, उपरोक्त सभी। तो विषमपोषी को कहते हैं, बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। पोषण के प्रकार है परपोषण, स्वपोषण, क व ख दोनों, कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स पोषण के प्रकार है यहाँ पर पोषण और स्वपोषण दोनों ही हो जाएंगे, इसलिए सी इज द राइट आंसर। 7th आपका प्रश्न है कि पोषण में निम्न क्रिया सम्मिलित होती है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपयोग सभी। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा उपयोग सभी इज द राइट आंसर। पोषण की आवश्यकता होती है जीव द्रव्य निर्माण के लिए, आनुवंशिकता के लिए, ऊर्जा के लिए, सभी। तो पोषण की आवश्यकता होती है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, पोषण की आवश्यकता होती है यहाँ पे जीव द्रव्य निर्माण के लिए, आनुवंशिकता के लिए, ऊर्जा के लिए, सभी इज द राइट आंसर। 9वां आपका प्रश्न कि परिस्थितिकीय तंत्र में उत्पादक है परपोषी, स्वपोषी, क व ख दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क व ख दोनों। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि त्वचीय श्वसन पाया जाता है गिलहरी में, केंचुए में, मछलियों में, मानव में। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा केंचुए में। तो फ्रेंड्स आज की जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6 से हमने लेसन 4 तक बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम कल लेसन 5 से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम कल साइंस की क्लास में मिलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर अभी आप तक अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।